Hello, today we will discuss about cell organelles. As we have already completed our first part of this chapter, if you are new on this channel, then go the playlist of class 9th fundamental unit of life where you can get the first part of this chapter. Let's start. Cell organelles. Cell organelles है क्या? ठीक है, देखो सारे सेल्स में यूकैरियोटिक्स में, ठीक है, प्रोकैरियोटिक्स में अब्सेंट होते हैं, जैसे हमने पढ़ा भी था, ठीक है, अपने लास्ट वीडियो में। लेकिन जो यूकैरियोटिक है उसमें मैक्स टू मैक्स सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स एक तरीके का फैक्ट्री होता है सेल का, ठीक है। फैक्ट्री कहने का मतलब है कि उसमें डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और वैक्यूल्स, ठीक है। इनके अलावा भी होते हैं, बट ये मेजर इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि तुम्हें इस क्लास 9th में पढ़ना है, ठीक है। इन ऑर्गेनेल्स का काम क्या होता है? इन ऑर्गेने सेल्स को प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैट स्टोर करना, बाहर से कोई इन्फेक्शन आए तो उससे ख़त्म करना। तो इन सेल ऑर्गेनेल्स का अलग अलग फंक्शन होता है। ये सेल ऑर्गेनेल्स कहाँ पाए जाते हैं? ये साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। एवरी सेल हैज़ अ फ्लूइड मैट्रिक्स अदर देन न्यूक्लियस इज कॉल्ड अ साइटोप्लाज्म। जो सेल में न्यूक्लियस के अलावा जितना भी फ्लूइड मैट्रिक्स है वो क्या है? साइटोप्लाज्म। सेल ऑर्गेनेल्स इन्हीं साइटोप्लाज्म में रहते हैं, ठीक है। द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म इज टुगेदर इज कॉल्ड अ प्रोटोप्लाज्म। जिस सेल के अंदर न्यूक्लियस भी है और साइटोप्लाज्म में है, मतलब कि वो फ्लूइड मैट्रिक्स, ठीक है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। द प्रोटोप्लाज्म टर्म वाज कॉइन्ड बाय पुरकिंजे। प्रोटोप्लाज्म जो वर्ड है वो किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? पुरकिंजे के द्वारा, ठीक है। देखो जो तुम्हें इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ने हैं वो मैंने पहले बोल ही दिया है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और वैक्यूल्स। ये देखो, और ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स ये नहीं है कि प्लांट सेल में भी होंगे और एनिमल सेल में भी है। कुछ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, कुछ एनिमल सेल में पाए जाते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो पहला जो तुम्हारा सेल ऑर्गेनेल्स है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक लार्ज नेटवर्क होता है, ठीक है, लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन। ये देखो कैसे, ये तो सिर्फ थोड़ा सा पार्ट दिखाई दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, बट ये क्या है? ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ बाउंडेड रहता है, ठीक है। और एक सेल नहीं है, मल्टीपल सेल है, तो इसलिए बोला गया है इसको लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। ये किस फॉर्म में रहता है? ट्यूबल्स फॉर्म में। ट्यूब, ये देखो, ये ट्यूबल्स फॉर्म में है, इसको बोलते हैं ट्यूबल्स फॉर्म। और वेसिकल्स फॉर्म। वेसिकल्स फॉर्म का मतलब क्या है? ट्यूब्स में से गोले गोले से निकलते हैं बाहर, ठीक है, ऐसे ऐसे गोल गोल सा बाहर निकलेगा, वो वेसिकल मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। देखो, ये सेल है, ठीक है, इन सेल में से ये क्या बन गया है? एक वेसिकल, ठीक है। अगर कुछ अंदर इनटेक करना है तो ये वेसिकल इसको इनटेक करने के बाद फिर ये गोल सब बन करके अंदर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। और इन्हीं वेसिकल्स में से ये देखो बाहर निकला है ना। तो प्रोटीन्स का जब एक्सचेंज करना होता है, ठीक है, फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, तो वो लार्ज नेटवर्क के अंदर ये वेसिकल्स बनते हैं, गोले गोले से बनते हैं, ठीक है। तो ट्यूबल्स ये है, ये देखो ये कैसे ट्यूब्स, ये भी ट्यूब्स है ना, ये ट्यूब्स के स्ट्रक्चर से देख रहे हो, ये ट्यूब्स के स्ट्रक्चर है। ये एक स्टैक स्टैक बन गया, एक ऐसे ऐसे करके स्टैक, ठीक है। इन स्टैक को क्या बोला जाता है? सिस्टेन। वो सिस्टेन आगे देखते हैं हम, ठीक है। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इनके ऊपर कुछ लगा हुआ है, ठीक है, ये डॉट 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 देख रहे हो ना, इनके ऊपर प्रोटीन्स लगा हुआ है, ठीक है। और ये विदाउट डॉट्स हैं, ठीक, इसको बोला जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसको बोला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जितने भी डॉट है ये सारे के सारे क्या है? राइबोसोम्स, ठीक है, क्योंकि राइबोसोम्स ही प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, मतलब बनाता है। यही एक साइट है जहाँ पे प्रोटीन्स बनते हैं, ठीक। और जो प्रोटीन्स हैं वो एक्सचेंज किसके थ्रू होता है? वेसिकल्स के थ्रू या फिर ट्यूबल्स। ये देखो आप, दो तरीके का है, रफ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। रफ जिसके ऊपर राइबोसोम्स लगा है, राइबोसोम्स इसके सरफेस पर अटैच्ड है, और स्मूथ जिसके सरफेस पर राइबोसोम्स अटैच ना हो। स्मूथ SER का काम क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड को सिंथेसाइज करता है। नेक्स्ट देखो आप, SER सिर्फ लिपिड्स और फैट्स को सिंथेसाइज करने के अलावा भी कुछ काम करता है। क्या करता है ये?
जो एंजाइम्स होते हैं या फिर हार्मोन्स होते हैं अपने बॉडी के अंदर, उनको फंक्शन कराने में मदद करते हैं, मतलब कि वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन हो जाए, जिस जो एंजाइम जहाँ ज़रूरत है वो वहाँ पहुँच जाए, जो हार्मोन जहाँ ज़रूरत है वो वहाँ पे पहुँच जाए। अब ये एंजाइम्स और हार्मोन्स के, एंजाइम्स एक बायो कैटलिस्ट होता है और हार्मोन्स भी इसी तरीके से काम करते हैं, मतलब कि किसी भी रिएक्शंस को फास्ट कराने में, ठीक है। जैसे एंजाइम का एक एग्जांपल दूं मैं तो एमाइलेज, ठीक है। एमाइलेज हमारे माउथ में होता है, ये जो सलाइवा प्रोड्यूस होता है ना, इस सलाइवा के अंदर एमाइलेज होता है। सबका फंक्शन अलग अलग होता है, ठीक है। और हार्मोन्स की बात करूं मैं तो हार्मोन्स तो तुमने अपने 8th क्लास में भी देखा था कि थायरॉक्सिन, एड्रेनल, ठीक है, ये सारे क्या है, हार्मोन्स रिलीज करते हैं, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। नेक्स्ट देखो एस का इन दोनों को फंक्शन सही से कराने का भी काम होता है, साथ में ये डिटॉक्सीफाई भी करता है, ठीक है। कोई सेल के अंदर अगर पॉइजन या फिर ड्रग आ जाए तो उनको क्या करता है, डिटॉक्सीफाई, उनको रिमूव करता है, उनको साफ करता है, ठीक है। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक सर्व अ चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। ईआर जो नेटवर्क इसने बना रखा है, ईआर ने जो नेटवर्क बना रखा है, ये सर्व कहाँ से कहाँ करता है, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, ठीक है, ये याद रखना, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक। नेक्स्ट है प्रोटीन्स एंड लिपिड्स मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस बाय ईआर। अभी तुमने देखा प्रोटीन्स राइबोसोम सिंथेसाइज कर रहा था और लिपिड्स एसईआर सिंथेसाइज कर रहा था, और ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। मतलब कि बाहर का जो सेल मेम्ब्रेन बन रहा था, ये प्रोटीन और लिपिड यहीं से आता है सेल के अंदर। इसलिए मैंने बोला था लास्ट वीडियो में कि प्रोटीन और लिपिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हें पता चलेगा सेल के अंदर ये बनाते कौन है, ठीक है। तो अब पता चला इन दोनों के बनाने की वजह से ही सेल का बाहर वाला मेम्ब्रेन क्रिएट होता है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, बायोजेनेसिस, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा सेल ऑर्गेनेल्स, गोल्गी एपरेटस, जो वेसिकल्स में बोल रहा था, ये देखो ये वेसिकल्स बन रहे हैं ना इनमें से, और जो मैंने स्टैक बताया था ऐसे ऐसे करके वो लगे हुए नेटवर्क, इन स्टैक को क्या बोला है यहाँ पर, ये देखो सिस्टर्नी, ठीक है। इट हैज़ बीन लिंक टू द सेल पोस्ट ऑफिस। गोल्गी एपरेटस क्या काम करता है, एक पोस्ट ऑफिस का काम करता है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस का काम क्या होता है, मॉडिफाई करना, सॉर्ट करना, मतलब उसको ढूंढना, पैकेज करना, ठीक है। ये मॉडिफाइंग, सॉर्टिंग और पैकेजिंग किसका होता है, प्रोटीन्स का होता है, ठीक है। और इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स अराउंड द सेल। इसके अलावा ये पैकेजिंग, मॉडिफाइंग और सॉर्टिंग के अलावा इसका क्या काम है, ट्रांसपोर्टिंग का, ठीक है। किसको ट्रांसपोर्ट करने का, लिपिड्स को, और कहाँ पे, पूरे सेल्स के अंदर, ठीक है, क्योंकि लिपिड इज मस्ट टू क्रिएट द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, एंड द क्रिएशन ऑफ लाइजोसोम्स। और साथ में ये एक और सेल ऑर्गेनिल्स क्रिएट करता है, उस सेल ऑर्गेनिल्स का नाम क्या है, लाइजोसोम्स, वो हम थर्ड वाले में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लाइजोसोम्स कौन क्रिएट करता है, गोल्गी एपरेटस, मतलब गोल्गी एपरेटस रहेगा तभी लाइजोसोम्स क्रिएट होंगे, ठीक। द सैक और फोल्ड्स ऑफ ए गोल्गी एपरेटस आर कॉल्ड अ सिस्टेन। और इसके सैक को क्या बोला गया है, या फोल्ड को, ये फोल्ड है ना ये सारे के सारे, सिस्टेन, जैसे ऊपर वाले में भी सिस्टेन था, तो ऐसे कभी भी तुम्हें स्ट्रक्चर दिखाई दे तो इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोला जाता है, सिस्टर्नी, ठीक है। थर्ड, लाइजोसोम्स कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स विथ पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये जो लाइजोसोम्स होते हैं, ये एक सैक, मतलब गोल, एक थैले की तरह होते हैं, छोटे छोटे से थैले की तरह, ठीक है। और ये किस चीज़ से बने हुए होते हैं, मतलब कि इनके अंदर पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, मतलब कुछ भी अगर इसके अंदर आ गया ना तो उसको ये डाइजेस्ट कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। और ये एंजाइम्स कहाँ से बने हुए होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है। ये याद रखना कि ये एंजाइम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने हुए हैं, ठीक। और टू डाइजेस्ट द वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स, ये क्या किसको डाइजेस्ट करता है, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स अपने वॉर्न आउट सेल छोड़ देते हैं, मतलब कुछ भी डैमेज पार्ट हुआ सेल के अंदर, ठीक है। तो लाइजोसोम्स क्या करता है, उसको अपने अंदर लेता है, उसको डाइजेस्ट करके और उसके साथ ही ख़त्म हो जाता है। इसलिए इसको साथ ही ख़त्म होने की वजह से इसको कैसे बोला गया है, सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल। ये क्या है, सुसाइडल बैग ऑफ सेल, मतलब इन लाइजोसोम्स के अंदर अगर कोई आ गया, ठीक है, तो ये इसके साथ ही
इसको डाइजेस्ट करके और खुद भी ख़त्म हो जाएगा ये, ठीक है। इट इज़ अ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। ये सेल का क्या है, एक वेस्ट डिस्पोजल, मतलब वेस्ट को रिमूव करने का काम करता है, ठीक है। और सुसाइडल बैग क्यों बोला, क्योंकि ये वर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स को या डैमेज्ड सेल को अपने साथ ही लेता है और उसी के साथ ख़त्म हो जाता है ये, ठीक है। फोर्थ सेल ऑर्गेनल्स माइटोकॉन्ड्रिया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला गया है। क्यों बोला गया है अभी देखते हैं। देखो पहले माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। इट इज़ कवर्ड बाई अ डबल मेम्ब्रेन, याद रखना अभी डबल मेम्ब्रेन किसी के लिए भी नहीं आया था न्यूक्लियस को छोड़ करके। ये कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसका क्या है, डबल मेम्ब्रेन होता है, दो मेम्ब्रेन। देखो ये लिखा है ना, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक। आउटर मेम्ब्रेन इज़ वेरी पोरस एंड द इनर मेम्ब्रेन इज़ डीपली फोल्डेड। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है इसका पोरस होता है और इनर मेम्ब्रेन कैसा होता है, फोल्डेड होता है। फोल्डेड, ये देखो फोल्डेड है, ठीक है, ऐसे करके ही है ना, ऐसे। तो अंदर का क्या है, फोल्डेड है, ठीक। दीज फोल्ड्स क्रिएट अ लार्ज सरफेस एरिया। ये जो फोल्ड्स है ये क्या प्रोवाइड करा रही है सेल को, इस सेल ऑर्गेनेल को लार्ज सरफेस एरिया। क्यों लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करा रही है, ताकि एनर्जी इसमें आकर के स्टोर हो जाए इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एनर्जी क्या होती है, एटीपी के फॉर्म में आकर के स्टोर होती है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडोनिसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसके बारे में तुम 10th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक। एटीपी क्या है, एक एनर्जी करेंसी है, ठीक है। और वो कौन स्टोर कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला गया है, पावर हाउस ऑफ ए सेल, ठीक है, क्योंकि एनर्जी बाद में यही प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का ही डीएनए और राइबोसोम्स होता है, ठीक है। राइबोसोम्स मतलब प्रोटीन, ठीक। देयर फोर दे कैन मेक देयर ओन प्रोटीन, इसलिए ये अपना प्रोटीन खुद बनाता है, इसलिए इसको बाहर वाले पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है। कि प्रोटीन कौन बना रहा था, आर ई आर, राइबोसोम्स लगे थे ना वहाँ पे, वो राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा था। तो इसको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसके पास खुद के ही राइबोसोम्स होते हैं, बल्कि ये सप्लाई कर सकता है बाहर वालों को। साथ में ये एनर्जी स्टोर करता है, इसलिए इसको बोला गया है पावर हाउस ऑफ ए सेल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 10th में वापस हम पढ़ेंगे दोबारा। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनिल्स प्लास्टिड्स। ये प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, ठीक है, याद रखना। दे आर टू टाइप्स, ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो कलर्ड होता है। क्यों कलर्ड होता है, क्योंकि इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है। ये ग्रीन पिगमेंट क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। क्लोरोफिल और क्लोरोफिल के अलावा भी दूसरे पिगमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि येलो और ऑरेंज। लेकिन ये पिगमेंट्स कहाँ पे यूज़ होते हैं, फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। जो तुमने फोटोसिंथेसिस के केस में पढ़ा भी होगा कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, ठीक। नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या था, कलर्ड था। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, वाइट कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, ठीक है। ये क्या है, स्टोर करता है, इसका स्टोर करने का काम है ऑयल्स को, प्रोटीन्स को और फैट्स को। याद रखना, ऑयल्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स को स्टोर करने का काम करता है और कलरलेस होता है। ये डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन क्या क्या पढ़ लिया, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद ल्यूकोप्लास्टिड्स में ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन। ये देख सकते हो तुम, डबल मेम्ब्रेन, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। द मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्ट्रोमा। इसके मैट्रिक्स को, मतलब इसके फ्लूइड को, ये जो फ्लूइड है ना यहाँ पर, इसके फ्लूइड को क्या बोला गया है, स्ट्रोमा, ठीक है। याद रखना सबके, सिस्टेरनी, स्ट्रोमा, ट्यूबल्स, वेसिकल्स, ये पूछे जाते हैं एग्जाम्स में कि इस सेल ऑर्गेनेल्स के किस फॉर्म में पाया जाता है, इसका मैट्रिक्स क्या होता है, क्या नाम है, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन कौन कौन है, ये सब पूछे जाते हैं। सीट फॉर एंजाइमेटिक एक्शन, जितने भी एंजाइम्स के एक्शंस होने वाले होते हैं वो सारे के सारे कहाँ हो रहे होते हैं, मैट्रिक्स, ये स्ट्रोमा पे, ठीक। प्लास्टिड्स हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। प्लास्टिड्स का भी खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम्स होता है, मतलब कि वो खुद का ही अपना प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकता है, उसको बाहर वाले पे डिपेंड नहीं होना पड़ता, ठीक है। तो याद रखना। नेक्स्ट है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं, स्टोर करने का काम आता है। ये भी एक सैक होता है, मतलब बहुत बड़े बड़े गोले से होते हैं सेल के अंदर, ठीक है। ये क्या स्टोर करता है, सॉलिड या फिर लिक्विड कंटेंट्स को।
दे आर स्मॉल इन साइज इन एनिमल्स, ये एनिमल्स में छोटे होते हैं लेकिन प्लांट्स में क्या होते हैं, बड़े होते हैं। सपोज ये प्लांट सेल है तो इसमें जो वैक्यूल्स होगा ना वो इतना बड़ा होगा और न्यूक्लियस यहाँ पर होगा, बाकी सेल ऑर्गेनल्स होंगे। लेकिन यही मैं एनिमल सेल बनाता ना, ठीक है, उसमें वैक्यूल क्या होता है, छोटा सा होता, ठीक, क्योंकि इसमें स्टोर करने का काम ज़्यादा नहीं होता, खाने हम ज़्यादा स्टोर नहीं करते, ठीक है, बल्कि प्लांट ज़्यादा स्टोर करता है खाना, ठीक, और एनिमल कम स्टोर करता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू प्लांट। इसमें क्या है, प्लांट में 50 to 90% ऑक्यूपाई कर लेता है सिर्फ वैक्यूल, और इसमें कम करता है, ठीक है। इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर के में होता है थोड़ा सा, और इसमें इस वैक्यूल्स का स्पेस ज़्यादा होता है, ज़्यादा एक्वायर करता है, वो ऑक्यूपाई करता है स्पेस सेल के अंदर, इसलिए न्यूक्लियस सेंटर में नहीं रह पाता। ये भी एक पॉइंट है, ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस। हेल्प्स टू प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल, ये सेल को क्या प्रोवाइड कर देता है, टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड कर देता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है। मैनी सब्सटेंस लाइक अमीनो एसिड, इसके अंदर क्या क्या स्टोर करता है, वो अमीनो एसिड करता है, शुगर करता है, प्रोटीन्स करता है, ठीक है। इसमें तुमने देखा ही था कि वो फूड कहाँ डाइजेस्ट हो रहा था, वैक्यूल के अंदर ही हो रहा था, मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था तुम्हें, ठीक है। तो वैक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, एमीबा के लिए। नेक्स्ट है सेल। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन, क्लियरिंग वेस्ट मटेरियल एंड फॉर्मिंग ए न्यू प्रोटीन्स। अभी हमने जितना भी सेल के बारे में पढ़ा है उसमें देखा क्या हमने कि सेल आखिर में करता है क्या। सेल रेस्पिरेशन के काम आता है, ठीक है, रेस्पिरेशन मतलब कि एनर्जी रिलीज कराने के काम आता है, ठीक है। ये सारे के सारे कौन करते हैं, ये सेल ऑर्गेनल्स करते हैं। न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने के काम आता है, वेस्ट को रिमूव करने के काम आता है, ठीक है, और नए नए प्रोटीन्स बनाने के काम आता है, ठीक। उसके बाद आप देख लेते हैं कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस क्या है। देखो, एनिमल सेल में जो सेल वॉल है वो अपसेंट होता है, सेल वॉल बाहर का, ठीक है, जो बार्क है, अपने पास बार्क नहीं होता है। और प्लांट सेल में क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ द आउटर, हमारा क्या है, आउटर लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो हमें टर्जिडिटी प्रोवाइड कराता है। लेकिन प्लांट सेल का आउटर लेयर क्या है, सेल वॉल है जो उसको रिजिडिटी और टर्जिडिटी दोनों ही प्रोवाइड कराता है। वैक्यूल्स क्या होते हैं एनिमल सेल के अंदर, छोटे होते हैं, और प्लांट सेल के अंदर क्या होते हैं, बड़े होते हैं। प्लास्टिड्स क्या होते हैं हमारे अंदर, अपसेंट होते हैं, और प्लांट के अंदर प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का काम प्लांट ही कर रहे होते हैं, ठीक है, हम नहीं करते हैं। न्यूक्लियस क्या करता है, सेंटर में लाई करता है। सेंटर में लाई क्यों करता है, क्योंकि इसमें वैक्यूल्स क्या होते हैं, छोटे होते हैं, इसलिए ये सेंटर में लाई करता है। इसके न्यूक्लियस क्या एक तरफ हो जाते हैं, ठीक है। क्यों हो जाते हैं एक तरफ, क्योंकि वैक्यूल्स क्या होता है इसके अंदर, बड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न ज़रूरी क्यों है, देखो, सेल डिवीज़न, सेल डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा था यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के अंदर। हम क्या है, मल्टी सेलुलर, हमारे अंदर सेल डिफरेंशिएशन होता है। सेल डिफरेंशिएशन और सेल डिवीज़न लगभग इक्वल ही है, ठीक है। सेल डिवीज़न है क्या, सेल डिवीज़न का मतलब होता है कि सेल डिवाइड होना और अपने किसी भी ख़राब सेल्स को रिप्लेस करना, ठीक है, या फिर रिप्रोडक्शन में हेल्प करना। रिप्रोडक्शन में कैसे हेल्प करना, जैसे सेक्स सेल्स होते हैं, सेक्स सेल्स में क्या होते हैं, स्पर्म और ओव्यूम आपस में मिलते हैं, ये सेल ही है ना, मिले और इन्होंने जाइगोट बनाया, फिर जाइगोट से पूरा बेबी बनता है, ठीक है। तो सेल डिवाइड जब तक नहीं होंगे तब तक ये चीज़ नहीं होने वाला है, ठीक है। और कभी कभी तुम्हें चोट लग जाता है तो वहाँ पे क्या है, सेल डिवीज़न स्टार्ट होता है, तभी तो वो रिप्लेनिशमेंट स्टार्ट हो जाता है। अगर सेल डिवीज़न स्टार्ट नहीं होगा तो रिप्लेनिशमेंट नहीं होगा, और वो चोट ऐसे ही रहेगा इन योर एंटायर लाइफ, पूरी लाइफ तक ऐसे रहेगा, ठीक। तो देखो, सेल डिवीज़न यहाँ पे दो तरीके से है, एक है मिटोसिस और एक है मियोसिस। ये जो तुम्हारा 9th का जो लेवल है ना, उसी लेवल के हिसाब से हम पढ़ेंगे। वैसे मिटोसिस और मियोसिस बहुत ज़्यादा है इसके अंदर इंफॉर्मेशन, लेकिन हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे, ठीक है, जो हमारे बुक में दे रखा है। मिटोसिस और मायोसिस क्या है, ये देखो। मिटोसिस के अंदर क्या होता है कि जो सेल डिवीज़न होता है, ठीक है, वो किस लिए होता है, ग्रोथ के लिए, ठीक। ग्रोथ का कहने का मतलब है कि अगर तुम अभी तुम जैसे 3 साल के हो तो तुम्हारी हाइट कुछ होगी, ठीक है। अब यही 10 साल के बाद, मतलब कि आफ्टर 10 ईयर्स तुम 13 ईयर्स ओल्ड हो जाओगे, तो उस समय तुम्हारी हाइट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेल डिवीज़न होगा, तभी तो इस हाइट से इस हाइट तक पहुँचोगे तुम,
ठीक है। अगर ये सेल डिवाइड नहीं होंगे तो तुम्हारी हाइट क्या है, बढ़ेगी नहीं। ठीक, तो मिटोसिस में क्या था, सेल डिवीजन फॉर ग्रोथ एंड फॉर रिपेयर ऑल्सो। ओके, मियोसिस के अंदर जो सेल डिवाइड होता है वो किसके लिए होता है, रिप्रोडक्शन के लिए। रिप्रोडक्शन का मतलब कि गैमेट्स बनाने के लिए, ठीक है, नया ऑफस्प्रिंग निकालने के लिए। ठीक है, ऑफस्प्रिंग कब निकलेगा, जब गैमेट्स आपस में फ्यूज होंगे, मतलब फर्टिलाइजेशन होगा। तो मियोसिस में रिप्रोडक्शन के लिए होता है, और मिटोसिस में क्या होता है, रिपेयर करने के लिए या फिर ग्रोथ करने के लिए उस सेल। सेकेंड पॉइंट, ईच सेल कॉल्ड अ मदर सेल डिवाइड्स टू फॉर्म ए टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। इसके अंदर जो सेल डिवाइड होते हैं, जो पहला सेल होता है उसको प्रिमिटिव सेल, उसको मदर सेल बोला गया है, और फिर जब वो डिवाइड होते हैं तो किस में डिवाइड होते हैं, डॉटर सेल्स में। और वो डॉटर सेल्स कैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, ये दो तरीके से डिवीज़न होता है। इसमें मियोसिस में एक मिटोसिस की तरह डिवीज़न होगा, और फिर लास्ट में जाकर के मियोसिस हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा भी है, दे डिवाइड बाई अ डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड अ मियोसिस विच इन्वॉल्व्स टू कंजिक्यूटिव डिवीजन। यहाँ पे क्या है, दो डिवीजन हो रहा होता है। ठीक है, याद रखना यहाँ पे दो डिवीजन। When a cell divides by a meiosis, it produces 4 new cells instead of just 2। इसमें क्या है, एक मदर सेल ने दो डॉटर सेल्स निकाले, वो भी आइडेंटिकल। बट इसमें क्या है, पहले एक मदर सेल दो बार डिवाइड होगा, ठीक है, और फिर जाकर के ये कितने सेल निकालते हैं, टोटल 4 सेल्स निकालते हैं। ठीक, अभी नीचे डायग्राम देख लेना। इसके अंदर जो क्रोमोजोम्स होते हैं, क्रोमोजोम्स पढ़ा था ना हमने, डीएनए और प्रोटीन्स मिल करके क्रोमोजोम्स बनाते हैं। क्रोमेटिन जब कंडेंस्ड हो जाता है तो क्रोमोजोम्स बनता है, जहाँ पे हमारी सारी इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी छुपी रहती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, क्रोमोजोम्स मिटोसिस के अंदर सेम होता है, जितने मदर के पास है उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स डॉटर के पास भी होंगे। लेकिन इसके अंदर सेम नहीं होता, इसके अंदर हाफ हो जाता है। ये क्यों हो जाता है मैं तुम्हें अभी बताता हूँ, तुम्हारे 8th वाले क्लास के रीज़न के हिसाब से। ठीक है, ये कहाँ हेल्प करता है, रिपेयर करने में टिश्यू को, ठीक है, और ग्रोथ करने में। और ये कैसा रिप्रोडक्शन है, असेक्सुअल है, यहाँ पे किसी दो पेरेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक, और यहाँ पे क्या है, ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल। यहाँ बेसिकली मियोसिस रिप्रोडक्शन में ही होता है। ठीक है, ये देखो ये डायग्राम है इसका, मिटोसिस, इसका देखो ये दो डॉटर सेल्स में टूट गया मदर सेल, ये दो तरीके से डिवीज़न हुआ, ये पहला डिवीज़न है और ये सेकंड डिवीज़न है। ठीक है, ये देखो ये बट गए ना 4 पार्ट्स में। ठीक है, अब मैं बताता हूँ तुम्हें यहाँ पे क्रोमोजोम्स हाफ क्यों हो जाते हैं। देखो, जो सेक्स क्रोमोजोम्स होते हैं, ठीक है, क्रोमोजोम्स वैसे 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं एक ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर 22 डिफरेंट डिफरेंट ट्रेट्स के होते हैं, जैसे हेयर का कलर और तुम्हारे बॉडी का कलर, लाइक दैट। और वन जो पेयर होता है ना, वो होता है सेक्स क्रोमोजोम्स। सेक्स क्रोमोजोम्स में हमने पढ़ा था क्या क्या होता है, एक्स एक्स फॉर मॉम ले लेते हैं हम मदर के लिए, और एक्स वाई फॉर फादर के लिए ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या है क्रोमोजोम्स, मैंने क्या बोला, अब हाफ हाफ हो जाएगा इसका। हाफ कैसे होगा ये देखना। देखो, अगर बॉय होता है, ठीक है, लड़का होता है पैदा, तो लड़के होने की कंडीशन क्या है, इसमें से एक्स आएगा और इसमें से क्या आएगा, वाई आएगा। तो ये देखा तुमने, ये चार थे यहाँ पे, ठीक है, दो और दो चार, बट आकर के कितने मिले, दो, तो हाफ ही हो गया ना। मतलब अगर मैं यहाँ पे लेट करूँ, ये एन एन 2n ले लूँ, ठीक है, ये 2n ले लूँ, 2n मतलब कि स्पर्म प्लस में ओव्यूम इस 2n, तो बने कितने यहाँ पे, सिर्फ एन ही बनाना है यहाँ पे आकर के, ठीक है ना, ये एन 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 और एन। ठीक, तो 2n ब्रेक डाउन किस में होगा, एन में। और ये क्या है, 2n अगर इसके पास भी है तो इसके पास भी 2n होगा और इसके पास भी 2n होगा। ठीक है, ये देखो ये 2n 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 बट यहाँ पे एन। ठीक, तो यहाँ पर तो नहीं हुआ ना कि तीनों x नीचे आ गया और तीनों y, एक y नीचे आ गया, ऐसा तो नहीं हुआ। यहाँ पे क्या है, हाफ क्रोमोजोम्स ही हुए। ठीक है, यहाँ पे टोटल कितने थे, 2 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स, बट आए कितना, सिर्फ एक ही आया। ठीक है, तो अब तुम्हें क्लियर हो गया ना कि यहाँ पे हाफ क्यों हो जाता है, क्योंकि एक लॉ ही है, अगर हाफ नहीं होगा तो बॉय कभी निकलेगा नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि सेक्स क्रोमोजोम्स में बॉय होने के लिए क्या कंपलसरी है, एक्स वाई को मिलना। ठीक है, बट मदर और फादर के पास क्या है, एक्स एक्स और एक्स वाई, ये चारों तो नहीं आए नीचे, हाफ आए। ठीक है, तो आई होप तुम्हें ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। Ramayo Mentoring Make a Difference. Subscribe us on YouTube and get free doubt clearing session.
और नोड्स।